Okay, in this video, we're going to discuss about organic chemistry. And organic chemistry, it's a huge chunk in O levels and also A levels. But in today's video, we're just going to discuss the O levels part of it. And ओ लेवल के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल लास्ट में पढ़ाई जाती है एंड ओ लेवल से पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होती. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ओ लेवल्स. ठीक है, क्योंकि उसके बाद ए लेवल्स में इफ़ यू ऑप्ट केमिस्ट्री तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रास्प एट वट एवर ओ लेवल के कॉन्सेप्ट जो भी हैं. सो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बाय इट्स नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि इट रेफर्स टू. अब आप ये चीज़ें हो सकता है किसी ने पहले भी केमिस्ट्री पढ़ी हो. अगेन ये वीडियो उन सब के लिए, बल्कि उन सब के लिए जिन्होंने पहले केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है एंड जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई. ख़ास तौर पे उनके लिए जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई, बिकॉज दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो. तो जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको शायद बोरिंग लगे, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई उनके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी ए वीडियो जिसमें उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रक्स समझ आएगा कि बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम करते क्या हैं. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप दो चीज़ें बहुत ज़्यादा देखेंगे. ठीक है, इन वेरी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बात की जाए बेसिक लेवल पे, तो आप देखेंगे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से आपके दिमाग में क्या दो चीज़ें आनी चाहिए, एक कार्बन आना चाहिए और एक हाइड्रोजन आनी चाहिए ना. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही होते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, बट जैसा ह्यूमन बॉडी है ना, उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है. इसी तरह अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो बैकबोन है, दैट इज़ बैकबोन इन ब्रेन, दैट इज़ बैकबोन ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कह लें कि हाइड्रोजन एंड कार्बन दे आर द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इन दोनों के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई मॉलिक्यूल बहुत बहुत रेयर केस होता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता. नाउ कार्बन हाइड्रोजन के साथ अब देखें, कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, तो अगर फर्स्ट करें कि आई कैन हैव समथिंग लाइक, अब देखें कार्बन हाइड्रोजन, आप कहें जी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दैट्स वन एग्जांपल. इस तरह के बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करते हैं, बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो अ मॉलिक्यूल इज सेड टू बी ऑर्गेनिक when it will involve carbon and hydrogen. अब मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी आगे ठीक करके बताऊंगा एंड अ पर्टिकुलर डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछी जाती है वो डेफिनेशन भी बताऊंगा. ठीक है, बट फॉर नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि एवरी मॉलिक्यूल कंटेनिंग कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन एंड हाइड्रोजन इज़ नॉट ऑर्गेनिक. हाँ, कार्बन एंड हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स सारे, उनका बहुत ज़्यादा चांस होता है ऑर्गेनिक होने का. लेकिन कार्बन और अगर कोई मॉलिक्यूल फर्स्ट करें HCl हो गया, ठीक है, फर्स्ट करें HBr हो गया, फर्स्ट करें वाटर हो गया. ठीक है, अब क्या है इन सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर दिस इज़ नॉट ऑर्गेनिक, दिस इज़ नॉट ऑर्गेनिक, नॉट ऑर्गेनिक, नॉट ऑर्गेनिक. वाई? इवन दो दे हैव कार्बन, this has carbon, this has hydrogen, this has hydrogen, this has hydrogen, but they don't have carbon hydrogen together. एंड अगेन उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑर्गेनिक कब होगा, जब कार्बन हाइड्रोजन आएगा. सो इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये डेफिनेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए सॉर्ट ऑफ, क्योंकि ये डायरेक्ट वो पूछता है. हाइड्रोकार्बन्स, दिस इज़ अ टर्म जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है ओ लेवल्स के अंदर. हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या चीज़ होती है? सो हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल्स containing carbon and hydrogen only. now ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, वो हाइड्रोकार्बन होंगे. हाइड्रोकार्बन का ना, अब इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, कार्बन फॉर कार्बन. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है जिस चीज़ का, वो चीज़ ये है कि दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, not involving any other element. ठीक है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन. सो अगर मैं कहूँ कि यार कार्बन ये चीज़, अगर मैं कहूँ ये चीज़, अब इस तरह आप आगे आगे बढ़ाते जाएं, सारे हाइड्रोकार्बन होंगे. क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है.
ओके, आई होप यहाँ तक ये क्लियर है. वो एग्जाम में पूछेगा एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, यू हैव टू बी एबल टू राइट दिस डायरेक्टली कि यार हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोजन कार्बन ओनली. अब इस ओनली का उसने 1 मार्क दिया होता है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे. अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं. हाइड्रोकार्बन तो सीख लिया. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं मैथ्स वाले डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो डी वाई डी एक्स की. ये मैं बात कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव्स उन चीज़ों को भी कहते हैं जो किसी एक चीज़ बेस चीज़ से आप आगे की चीज़ें निकाल दो, उसकी डिफरेंट वर्जन्स निकाल दो, तो डेरिवेटिव्स होंगे. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आई एम गोना एक्सप्लेन इट अ बिट फर्दर, और उसके बाद हम होमोलॉगस सीरीज पर जाएंगे. बट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रक्स है क्या. तो देखो, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द डेरिवेटिव. देखो, हाइड्रोकार्बन हमने डिस्कस किया कि यार कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा वो क्या होगा, वो होगा कार्बन और हाइड्रोजन, उनके दरमियान कोई भी जैसे CH4 है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी चेन कार्बन की बहुत लंबी भी कर सकता हूँ. आई कैन गो विद C4H8, आई कैन गो विद C4H10, मैं कुछ भी बना सकता हूँ इससे, ठीक है. बट व्हाट आई वांट टू मेक श्योर हियर इज कि ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं. लेकिन ऑर्गेनिक की डेफिनेशन क्या कहती है, ऑर्गेनिक की डेफिनेशन कहती है कि वो इसकी स्टडी भी है, उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी. अब इनके डेरिवेटिव क्या है कि अगर फर्स्ट करो आई पुट समथिंग अलॉन्ग विद दिस, ठीक है, मैं आपको इस तरह का कोई कंपाउंड बना देता हूँ CH3Br. अब आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अभी होगा कि CH3Br क्या है, बट अब जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर यार मैंने कार्बन, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि CH3Br बना क्या और CH4 कैसे बना है. इसकी थोड़ी सी हम डिटेल में चले जाते हैं, यहीं पे चले जाते हैं. सो यू नो कि अब पीरियोडिक टेबल पता है, देयर इज दिस फोर्थ ग्रुप जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर करके कहीं पे हाइड्रोजन पाया जाता है, ऐसे ही है. अब वही नो कि हाइड्रोजन के वैलेंस वैलेंस शेल में हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है, उसके अंदर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है. तो हाइड्रोजन के पास है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो VE मीन्स 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कार्बन के पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है. वी नो हाइड्रोजन को कितने चाहिए, हाइड्रोजन के पास ये तो प्रेजेंट है, बट हाइड्रोजन वांट्स हाउ मच, हाइड्रोजन को चाहिए है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कार्बन को चाहिए है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है. दैट्स हाउ दे बोथ विल बी सेटिस्फाइड. ये आपका ऑक्टेट रूल हो जाएगा. तो अगर किसी को ऑक्टेट रूल का भी नहीं पता था कि ऑक्टेट रूल क्या चीज़ होती है या इट एग्जिस्ट्स, तो ऑक्टेट रूल क्या होता है, इट इज़ बेसिकली every element to attain a state of stabilization they need to have 8 electrons or 2 electrons at a minimum in the case of हाइड्रोजन, ठीक है. तो हाइड्रोजन के केस में उनके पास क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. यू नो कि नोबल गैसेस के पास कितने होते हैं, दे आर इन द 8th ग्रुप. तो उन 8th ग्रुप जो नोबल गैसेस होती हैं उनको हम क्यों बोलते हैं नोबल गैसेस, बिकॉज उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, दे डोंट नीड एनी अदर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो 8 किसी भी एलिमेंट के अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मीन्स दैट एलिमेंट इज़ वेरी स्टेबल, ठीक है, उस वो बहुत स्टेबल हो जाएगा. सो एवरी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इट नीड्स टू हैव स्टेबिलिटी. वो चाहता है कि आई वॉन्ट लाइक इट वॉन्ट्स टू बिकम स्टेबल एंड दैट्स वाई इट बॉन्ड्स टू अदर एलिमेंट्स. कार्बन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन के साथ है, इसको बॉन्ड करना है हाइड्रोजन के साथ. तो अब नहीं, इसको तो किसी भी चीज़ के साथ बॉन्ड करना है. इसको आप जो भी चीज़ वाइबल होगी, जो भी चीज़ सूटेबल होगी अंडर द सूटेबल कंडीशन, उसके साथ बॉन्ड कर जाएगा, बिकॉज इट नीड्स टू अटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ स्टेबिलिटी. वो कैसे आएगी, इफ़ इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है. अब अगर हम देखें इन दोनों के बॉन्ड का, तो अब अगर आप इनको बॉन्ड को अंडरस्टैंड करें, तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है. अब फर्स्ट करें हाइड्रोजन का एटम इसके पास आता है, कार्बन के पास कितने लोन पेयर पड़े हुए हैं बाय, मतलब उसके पास लोन पेयर तो 2 हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस में. तो कार्बन ना इस तरह करके बैठा हुआ है. अब कार्बन के पास ये 4 हैं. आई विल ड्रॉ हाइड्रोजन फ्रॉम अ डिफरेंट कलर ताकि थोड़ा सा क्लियर समझ आए. अब यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, ठीक है, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है. अच्छा, अब हाइड्रोजन इसके पास आता है, हाइड्रोजन कहता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन हम ना बॉन्ड कर लेते हैं आपस में. तो हाइड्रोजन तो खुश हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन विल बी हैप्पी. वाई, बिकॉज हाइड्रोजन के तो 2 पूरे हो गए, हाइड्रोजन नीडेड 2. मैंने कहा था कि हाइड्रोजन एक ओनली एक्सेप्शन है, एक दो और एलिमेंट्स भी एक्सेप्शन है, बोरॉन भी एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के, वो भी 6 के साथ सही हो जाता है. सो आई एम नॉट गोइंग टू द एक्सेप्शंस.
जनरली पीरियोडिक टेबल में 3-4 एक्सेप्शंस के अलावा सबको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते हैं, बोरॉन को 6 चाहिए, बोरॉन को 8 चाहिए होते हैं, लेकिन वो 6 के साथ भी स्टेबल होता है। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन तो खुश हो गया। हाइड्रोजन कहता है कि ठीक है, मुझे मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने इसके साथ बॉन्ड कर लिया। अब कार्बन यहाँ पे क्या कहेगा? कार्बन कहेगा कि तुमने मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, मेरे पास बाकी, मतलब अब कार्बन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो कार्बन के साथ 5 है। कार्बन कहता नहीं, मुझे 8 चाहिए। तो क्या होगा? हाइड्रोजन अपने बाकी फ्रेंड्स को बुला लेगा। हाइड्रोजन कहेगा कि देखो, अगर बाकी फ्रेंड्स को कहेगा देखो मैंने भी इस कार्बन के पास अभी और 3 पड़े हुए हैं फ्री, तो आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी बॉन्ड कर लो। हाइड्रोजन के पास भी पूरे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो वो भी खुशी खुशी आ जाएंगे। वो कहेंगे अच्छा, अगर हमारा बॉन्ड पूरा हो रहा है तो हम भी आके बॉन्ड कर लेते हैं। तो ये देखो क्या हुआ, कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन ने आके बॉन्ड कर लिया। तो हम इनको ऐसे शो कर देंगे, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो कार्बन कितने बॉन्ड्स करेगा? हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये जो कार्बन पड़ा हुआ है ये भी खुश हो जाएगा, हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को तो 2 करने थे, कार्बन को कितने करने थे? 4 करने थे। अगर आपने इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सो आई एम गोना पार्टीशन दिस अ बिट, ताकि ये थोड़ा सा मेसी ना हो। इधर जस्ट गोना ड्रॉ अ लिटिल पार्टीशन, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि 2 कार्बन आ जाए तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि इसका लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ। लुईस स्ट्रक्चर का मतलब है डॉट एंड क्रॉस आपने ड्रॉ करना है। तो ये इसका एक क्रॉस इधर हाइड्रोजन, फिर इसका एक डॉट एक क्रॉस हाइड्रोजन, फिर इसका एक डॉट एक क्रॉस हाइड्रोजन, फिर इसका एक डॉट एक क्रॉस हाइड्रोजन। ये आपका इसका डॉट एंड क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इफ़ यू वांट द डॉट एंड क्रॉस, वो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। बाकी ये उसका जर्नल उसका एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है। स्केलेटल मैं नहीं बोल रहा क्योंकि स्केलेटल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जस्ट एक बॉन्डेड लाइन स्ट्रक्चर है। ओके, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव्स को। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स को अगर हम डिस्कस करें तो डेरिवेटिव हमने कहा कि यार डेरिवेटिव क्या होता है। तो हमने कहा कि यार अगर कार्बन हाइड्रोजन वाले जो भी मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनका सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होगा, वो तो हाइड्रोकार्बन होंगे। उसके अलावा कोई मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ होगा, वो क्या होगा? वो उसका डेरिवेटिव होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन के अंदर क्लोरीन भी आ सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के अंदर सल्फर भी आ सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के अंदर और कोई भी अंदर एंट्री मार सकता है अपने। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन भी आ सकता है। अब हम देखेंगे आगे जाके काफ़ी कुछ आएगा, लेकिन फॉर नाउ यू गाइस जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि डेरिवेटिव वो होता है जो भी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी चीज़ अंदर आ जाए। तो अगर मैं कर दूं कि यार इसके अंदर आई विल ब्रिंग, इसी तरह मैं सी एल लेके आ सकता हूँ। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ? मैं CH2Cl कर सकता हूँ। अगेन इट्स ऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि इसके कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और क्या हुआ कि क्लोरीन, मैं अभी बताऊंगा कि कहाँ से लगा है आके, क्लोरीन कहाँ से आके लगा है, दैट्स ये बात की डिस्कशन है। बट दीज आर ऑल दी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब इसकी इतनी डिटेल में नहीं अभी समझ आएगी, क्योंकि अगर आपने पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे हैं तो डेरिवेटिव्स के ज़्यादा इतनी डिटेल में ना जाए। बस याद रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स की समझ आ जाएगी जब हम होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स विल बी क्लियर। ओके, अब हम आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब हम मेन उसके ऊपर आ गए हैं। हमने ये देख लिया कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। वी गोना सी इन डिटेल कि ये 4 बॉन्ड के अलावा अगर 2 कार्बन आ जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, अब हम होमोलोगस सीरीज की तरफ चलते हैं। तो होमोलोगस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वाई इज इट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट? उसकी मैं अभी आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंस, क्यों ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, सो होमोलोगस सीरीज़ को हम देखते हैं अब कि होमोलोगस सीरीज़ क्या है एंड हाउ टू बेसिकली अंडरस्टैंड होमोलोगस सीरीज़। तो होमोलोगस सीरीज़ के अंदर बेसिकली होमोलोगस सीरीज़ होती कैसे? I'm gonna just a second, I'm gonna just shift this thing to here। ओके, सो होमोलोगस सीरीज़ के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज़ के ऊपर बात करते हैं अब। होमोलोगस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो होमोलोगस सीरीज़ के अंदर, राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट होमोलोगस सीरीज़। है ना, होमोलोगस सीरीज़ इज़ बेसिकली इट्स अ सीरीज कंटेनिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने बेस मेंबर्स होते हैं ना, देखो बेस मेंबर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के काफ़ी ज़्यादा। मैं कह सकता हूँ कि यार, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जैसे मैं आपको कहता हूँ यार मैंने एक टीम बनाई है, उस टीम का एक खास नाम है। फर्स्ट करो, टीम का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब देखो मैं उस टीम के अंदर मेरे पास कोई बेस मेंबर्स होंगे जो बेस वाला काम कर रहे हैं, बाकी उन मेंबर्स के आगे नेटवर्क्स होंगे बाकी लोगों के साथ जो उनसे काम अगर मैं किसी को कहूँ कि यार तुम जाके ये काम करके आओ,
तो वो क्या करेगा, वो अब वो जैसे मर्जी करवाए वो काम, आई नीड टू कॉन्टैक्ट दैट बेस मेंबर। तो वो बेस मेंबर क्या होगा, वो बेस मेंबर मेरी टीम का पार्ट है। अब इसी तरह होमोलोगस सीरीज़ के पार्ट कौन कौन से मेंबर हैं, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन्स को, ठीक है। सो अब ये थोड़ा सा वर्ड अजीब लगेगा कि एल्केन, भाई एल्केन क्या है, सो एल्केन को भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे एल्कीन को, ठीक है। ये क्या है, ये कार्बन हाइड्रोजन को मिलाते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हमने बना दी हैं जो बेस मेंबर्स हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली डेरिवेटिव इनके अलावा हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये कार्बन, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन होगा, इन दोनों के अंदर, उनको हमने कुछ नाम रख दिए हैं, ठीक है। सो इससे कन्फ्यूज, जो पहली बार पढ़े दिस डज गेट कन्फ्यूजिंग, तो उसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर के एल्केन्स आर बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, एल्कीन्स आर कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, बट व्हाट्स द डिफरेंस वो मैं अभी बताता हूँ। सो एल्केन्स एंड एल्कीन्स आज हम होमोलोगस सीरीज़ में आपको सारी पढ़ा दूंगा, बट इफ़ यू गाइस आगे जब हम अगली सीरीज़ में जाएंगे तो हम हर मेंबर को डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके रिएक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे, तो वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आज थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग, आज आप बेसिकली एल्केन एल्कीन पे फोकस कर लें। सो एल्केन एल्कीन, देन आपके पास एक और तरह की आती है एल्कोहल्स, ठीक है। आई थिंक इससे तो लोग फेमिलियर होंगे, ठीक है। इट्स हाँ, जो आप एल्कोहल्स जो एज अ ड्रिंक यूज़ किए जाते हैं, उनके अंदर भी सेम फार्मूलाज की कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका नाम वहीं से आया। ओके, उसके अलावा एल्कोहल्स के अलावा देयर इज़ अनदर जिनको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नाम है, बट इसको बस अंडरस्टैंड कर लें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। इन नाम्स को बाद में जाके तो याद करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए इसको वैसे ही रहने दें। और एक और मेंबर होता है जिसका नाम होता है एस्टर। तो ये 1 2 3 4 5 मेंबर्स आपको आने चाहिए फॉर ओ लेवल्स केमिस्ट्री। 5 मेंबर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड इनका रोल, और ये कैसे बनते हैं, इनका फंक्शन क्या है, और इनके फार्मूलाज क्या हैं, ठीक है, कि कौन कौन से एलिमेंट्स इनके अंदर आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, एल्केन्स। अच्छा, एल्केन के बारे में देखते हैं। सो नंबर 1 एल्केन्स, ठीक है। मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस जनरल लिखूँगा। एल्केन्स, एल्केन्स जो होते हैं, एल्केन्स का ये आपको याद रखना है। एल्केन क्या हो, एल्केन के अंदर एक स्पेशलिटी है, ऑल कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसकी अभी इसकी काउंटर एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो एल्केन क्या है, अब आपने याद कहाँ से करना है इसको, एन्स से। इसके अंदर क्या आ रहा है, एन्स, लेकिन एल्कीन के अंदर ई आ रहा है, तो यहाँ से आपने याद करना है इसे कि जब भी एन्स आएगा तो कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड, जैसे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था पहले, यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या हुआ, सॉरी मेरा मिस्टेक ओवर हियर, कार्बन हाइड्रोजन का तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब ये देखते हैं इसको कि इसका मेरा इसको मकसद क्या है इसको बताने का। तो ये तो मेरा बहुत बेस एलिमेंट है इसका, ठीक है। इसके अंदर तो कार्बन ही एक है, तो मुझे सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है, कार्बन है ही नहीं दो। अच्छा, उसके बाद मेरा नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा सीरीज़ का, ठीक है। ये मेरा पहला एलिमेंट। अब क्या हुआ, कार्बन 2 आ गए। ना दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कार्बन के साथ एक कार्बन ने बॉन्ड, कार्बन को कितने बॉन्ड पूरे करने थे, 4। तो इस कार्बन ने इसके साथ जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो अब इन दोनों कार्बन ने क्या कहा, इसने कहा कि यार अब मेरे पास 3 की जगह है, इसने कहा मेरे पास भी 3 की जगह है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 हाइड्रोजन, हर एक दोनों कार्बन ने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड कर लिया। अब 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं कर रहे, क्योंकि एक बॉन्ड ये बना हुआ है बीच में, वो उन्होंने आपस में ही बॉन्ड कर दिया एक दूसरे से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये देखो, ये नेक्स्ट मेंबर बन गया मेरे। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर मेरे पास 2 आ गए हैं, कार्बन 2 आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कार्बन 1 है, 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको कहूँगा यार 3 कार्बन के साथ बना के दिखाओ, तो आप कहोगे कि यार ये तो बहुत आसान काम है, 3 कार्बन जोड़ दो एक चेन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, उसके बाद ये करो कि अब देखो कि किस कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। याद रखें कि एक कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी पूरी करनी है, ज़रूरी नहीं है कि वो 4 वैलेंसी हाइड्रोजन जोड़ के ही पूरी करेगा, सिर्फ उसको 4 बॉन्ड चाहिए, दैट्स इट। अब इस कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो ये 3 हाइड्रोजन ले लेगा, क्यों, क्योंकि इसने एक बॉन्ड तो ऑलरेडी किया हुआ है इस कार्बन के साथ, तो इसको और उसकी ज़रूरत नहीं है, चौथे हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। ये जो बीच वाला कार्बन है, ये इंटरेस्टिंग कार्बन है। अब देखो इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इसने एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ, एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ ऑलरेडी,
इसको बॉन्ड से मसला है, इसको इससे मसला नहीं है कि मैंने किसके साथ ये हाइड्रोजन आए कार्बन आए, दे डोंट केयर। ओनली थिंग दे केयर अबाउट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब आएगी? जब उनके पास कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो जाएंगे। तो 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 बॉन्ड्स। इस वाले कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स हैं? ऑलरेडी सिर्फ 1 बॉन्ड है, तो इसके पास भी हम 3 हाइड्रोजन लेके जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास क्या आ गया? 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरह आप आगे आगे बना सकते हैं। 4 कार्बन वाला आप लोग खुद ट्राई कर लें, 1 2 3 4। इस कार्बन वाले को आप खुद ट्राई कर लें इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा के, सो यू हैव एन आइडिया के कैसे बनेगा। ठीक है, दैट इज एल्केन। अब एल्केन की अगर हम बात करें, एल्केन के ऊपर हम इसका एक जनरल फार्मूला होता है। सो एवरीथिंग जो भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं, इनका एक जनरल फार्मूला होगा। जनरल फार्मूला को हम देखते हैं कि जनरल फार्मूला को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल फार्मूला को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स सी जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या होता है? अच्छा, एक और चीज़ जनरल फार्मूला पे जाने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज द कॉमन नेम्स। ठीक है, तो ये कॉमन नेम्स आपको याद करने हैं। ये सिर्फ एल्केन के लिए नहीं होंगे, ये हर सीरीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं ना उनके लिए होंगे। अगर आपके पास 1 कार्बन है किसी सीरीज़, किसी भी एल्केन का कोई मेंबर है 1 कार्बन वाला, तो उसके स्टार्ट में आपने मेथ लगाना है। अगर आपके पास 2 कार्बन है तो उसके स्टार्ट पे आपने क्या लगाना है? उसके स्टार्ट पे आपने लगाना है एथ। अगर आपके पास 3 कार्बन है तो आपने क्या लगाना है? प्रॉप। 4 कार्बन है तो उसके स्टार्ट पे आपने क्या लगाना है? ब्यूट। अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यार मैथ एथ प्रॉप ब्यूट ये क्या है। ओ लेवल के अंदर 4 कार्बन तक आपको याद करना है बस, इससे आगे नहीं पूछेगा। अगर वो क्वेश्चन में देगा 18 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल, तो उसका नाम आपको बताएगा, उसकी सारी डिटेल आपको बताएगा, बट ये वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि ये 4 कार्बन वालों को आपको पता होना चाहिए कि नाम क्या होते हैं, कैसे नेम करते हैं। 4 कार्बन वालों को आपको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई आपको पढ़ाएगा भी, आपको बताएगा भी कि यार 5 भी याद कर लो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। 5 कार्बन वाला आएगा, वो आपको एग्जाम में बताएगा कि इस 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का ये नाम है। ठीक है, उसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 4 कार्बन तक आपको याद करना है। अब ये मसला क्या है कि यार मैथ है प्रोबेबिलिटी है क्या है? तो अगर यार मैं कहूँ कि यार आई हैव एन एल्केन जिसके पास 1 कार्बन है, ये यहाँ पे आ सकते हैं। ये एल्केन है, इसके पास 1 कार्बन, इसका मैं नाम क्या रखूँगा? अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसके एंड पे क्या आ रहा है? एन आ रहा है, एन। तो हम क्या लगाएंगे? एंड पे तो हम लगाएंगे एन, लेकिन स्टार्ट में क्या लगाएंगे? स्टार्ट में हमें अपना प्रीफिक्स देखेंगे कि यार प्रीफिक्स मेरा मैथ है, तो हम मैथ लगा देंगे। इसका टोटल नेम क्या बन जाएगा? टोटल नेम बन जाएगा मिथेन। व्हाट इज द टोटल नेम ऑफ दिस? मिथेन। 2 कार्बन वाले को आपने देखना है अगेन किस फैमिली से बिलोंग करता है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो एन फैमिली से, एल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमने एन लगा दिया। 2 कार्बन हैं तो हम एथ लगा देंगे। इस तरह 3 कार्बन वाले को हम क्या करेंगे? 3 कार्बन का प्रीफिक्स है प्रॉप, उसके बाद है एन, क्योंकि कार्बन से कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है। दैट इज़ अ मस्ट कि ऑल कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो फिर ये एन फैमिली हो जाएगी। 4 कार्बन वालों का क्या होगा? स्ट्रक्चर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 4 कार्बन वालों को हम बोलेंगे क्या? ब्यूट एन। तो इससे आप इनको नेम करते हैं। ओके, अब जनरल फार्मूला की तरफ आते हैं। जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्केन के लिए जनरल फार्मूला क्या है कि यार अगर मैं आपको ये कह दूँ कार्बन 8 हैं, तो मुझे ये बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे इसके पास। ठीक है, तो अब आप एग्जाम में ये तो नहीं करोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने ज़्यादा कार्बन बनाओ फिर उसके बॉन्ड बनाओ बैठ के, ये काम तो नहीं करोगे। तो आपको वैसे पता होना चाहिए कि यार अच्छा अगर 8 कार्बन है और अगर ये एल्केन है, हम स्पेसिफिकली सेइंग कि हर सीरीज़ का फॉर्मूला डिफरेंट होगा। हर सीरीज़ के पास कार्बन अगर सेम होंगे, जैसे इसके पास अगर कार्बन 8 है, एल्कीन के पास भी कार्बन 8 वाला मॉलिक्यूल होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है? हाइड्रोजन का नंबर डिफरेंट होगा। तब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन में एल्केन के अंदर कितने होंगे? जब आप ड्रॉ कर लेंगे ना, तो यू विल फाइंड आउट कि इसके पास हाइड्रोजन जो आ जाते हैं वो आते हैं 18 हाइड्रोजन आ जाते हैं। ठीक है, जब आप इस पूरे 8 कार्बन एक चेन में लगा दें, स्ट्रेट चेन में, उसके बाद हाइड्रोजन लगाते जाएं, बॉन्ड पूरा करते जाएं, तो 18 हाइड्रोजन यू विल नीड। हाउ डिड आई गेट टू दिस नंबर 18? यू नीड टू अंडरस्टैंड अ जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला ये है कि कार्बन का नंबर अगर n हो, n इज़ एनी नंबर, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा? हाइड्रोजन का नंबर होगा 2n + 2। This is what you need to remember. The general formula for alkanes. Remember कि ये alkane का मैं यहाँ लिख देता हूँ। So जहाँ पे general formula अगर मैंने लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा? CnH2n + 2। ठीक है, तो अगर कार्ब जैसा आप इसको लगा के देख लें आप 1 कार्बन वाले पे, तो 1 कार्बन वाले पे लगाएंगे तो C हो जाएगा 1, H क्या हो जाएगा 2 × 1 1 + 2
तो ये क्या हो जाएगा CH4। इस तरह आप इथेन पे लगा के देखें, कितने कार्बन, और फिर काउंट करके देखें कि क्या ये फॉर्मूला सही आंसर दे रहा है। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मैंने आपको सीरीज़ बता दी कि यार इसके सीरीज़ के नाम क्या होंगे। इसके सीरीज़ के नाम बहुत सिंपल हैं। सीरीज़ के नाम होंगे मेथेन 1 कार्बन वाला, इथेन 2 कार्बन वाला, प्रोपेन 3 कार्बन वाला, ब्यूटेन 4 कार्बन वाला। इनको आपको याद करना है, इनके नाम से इनको याद करना है। बाकी 5 कार्बन वाला उससे बियॉन्ड आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं का मतलब ये नहीं कि सवाल नहीं आएगा, सवाल आ सकता है, बट वो अगर सवाल आएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन खुद देगा। इनके ऊपर अगर सवाल आएगा तो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ही एक्सपेक्ट्स यू टू नो अबाउट दिस स्टफ। अच्छा, उसके बाद हम एल्कीन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। नॉट बिकॉज कि यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम जस्ट गोना जंप डायरेक्टली टू कि यार एल्कीन क्या होती हैं। अब एल्कीन के लिए आई एम जस्ट गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डेप्थ, ताकि जो न्यू देखने वाले उनको सारी समझ आ जाए। सो एल्कीन के लिए हम क्या देखते हैं, हम एल्कीन के लिए कहते हैं कि यार कार्बन टू कार्बन। एल्केन में क्या था, सारे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड थे, तो कार्बन टू कार्बन एटलीस्ट वन, oh my god, at least one double bond exists। कार्बन टू कार्बन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट। अब देखो डबल बॉन्ड की दुनिया में आ गए यहाँ पर। वी इससे पहले हमने जितना काम किया है वो कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड्स थे, लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है। ये चीज़ याद रखना कि कार्बन कभी हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ वो बना नहीं सकता। हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ से लेके आएगा एक और इलेक्ट्रॉन देने के लिए, डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट। सो कार्बन टू कार्बन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट। इसके ऊपर अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी। तो अगर हम सबसे पहला मॉलिक्यूल का इसका देखें, तो सबसे पहला मॉलिक्यूल हम देखते हैं कि यार ओके, तो वो तो हमने जैसा बनाया था एल्केन के लिए वैसे ही हम बना देंगे। तो फिर डिफरेंस क्या आया? तो डिफरेंस इज कि ये मॉलिक्यूल एल्कीन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। सो एल्कीन के लिए ये बात मैं आपको बता देता हूँ, एल्कीन के लिए 1 कार्बन वाली एल्कीन होती नहीं है। सो देयर इज नो एल्कीन विद 1 कार्बन। और इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि कार्बन टू कार्बन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट। इसका अब देखो, आप इसका काउंटर मुझे ये कर सकते हो कि इस पर हमने कहा था ऑल कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर तो और कार्बन नहीं है, तो ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। देखो बात यह है कि यहाँ वहाँ पे कार्बन और ना भी हो तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर जाएगा। यहाँ पे देयर इज अ कंपल्शन कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर डबल बॉन्ड आ गया तो हाइड्रोजन का नंबर डिफरेंट हो जाएगा। दैट इज़ वाई सिंगल कार्बन वाली एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर एक और कार्बन है ही नहीं, डबल बॉन्ड कहीं पे आएगा ही नहीं। सिंगल बॉन्ड की बात हो रही थी, तो यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो दैट इज़ वाई नो सिंगल विद 1 कार्बन वाली एल्कीन एग्जिस्ट नहीं कहती। इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों ने गैस कर लिया वेरी गुड। गैस कैसे करना है, इसका यहाँ से उठाएं सफिक्स, ये इन इसका सफिक्स है, और प्रीफिक्स वही चलेंगे जो मैंने यहाँ पर जनरल बता दिए, ये कॉमन नेम्स यही वाले चलेंगे। तो मैथ के आगे सफिक्स लगा दें इन, methene. Now methene doesn't exist. That is what I'm talking about. Methene does not exist. However, methane exists. That's the only difference. बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स में भी मैथ वाले होंगे, सिर्फ एल्कीन ऐसी है जिसमें मेथीन एग्जिस्ट नहीं करती, बाकी इथीन प्रोपीन सारी एग्जिस्ट करेंगी। तो देखते हैं कैसे। अगर मैं 2 कार्बन लेके आ जाता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ना स्पेस देके रखता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ओके, सो अगर मैं 2 कार्बन लेके आ जाता हूँ, 2 कार्बन के अंदर मेरे पास एक कंपल्शन है यहाँ पे कि कार्बन टू कार्बन एटलीस्ट 1 सिंगल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट। तो कार्बन के बाद मैं क्या करूँगा, कार्बन ये वाला कार्बन कहेगा कि यार एक काम करो, इस कार्बन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों कार्बन के पास अगर मैं यहाँ पे कार्बन रख दूँ यहाँ पे, तो ये कहेगा यार मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कहेगा मेरे पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं बाकी टोटल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा। तो ये कहेगा यार तुम मेरे से ना ये एक ले लो, और वो कहेगा तुम मेरे से एक ले लो, तो एक एक बॉन्ड बन गया, तो ये एक बॉन्ड बन गया। फिर ये कहेगा यार ये वाला भी ले लो मेरा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये दूसरा बॉन्ड बन जाएगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 और 2, इसके पास कितने बच गए, 1 और 2, 4 इसने पूरे करने हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, व्हाट विल दिस डू, तो ये करेगा क्या, ये करेगा कि यार अच्छा ओके दैट्स गुड, ये करेगा ठीक है भाई, यहाँ से आपने मुझे एक कार्बन यहाँ से दे दिया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये पड़ा, एक ये पड़ा, एक ये पड़ा, एक ये पड़ा, दोनों इलेक्ट्रॉन इन कार्बन के हैं, 2 बॉन्ड बन गए। अब ये कार्बन कहेंगे कि यार हमें 2 बॉन्ड और चाहिए, हमें 2 बॉन्ड और चाहिए ना, क्योंकि देखो इसके पास 4 होने चाहिए, इसके पास अभी 2, इसके पास टोटल 8 होने चाहिए।
अब इसके पास 4 है टोटल, क्योंकि इसने दो दो शेयर कर ली। इसके बाद 2 पड़े हुए हैं, यहाँ पे एक पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक पड़ा हुआ है। और ये कहेगा यार हाइड्रोजन तुम दोबारा आ जाओ मेरे साथ। कहेगा हाइड्रोजन तो है ही, जहाँ पे कार्बन नहीं तो हाइड्रोजन सही। तो कहेगा यार हाइड्रोजन आ जाओ। ये कार्बन भी क्या करेगा, ये कार्बन कहेगा अच्छा उसने भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लिया, मैं भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लेता हूँ। तो देखो क्या हुआ ये कि कार्बन कार्बन आपस में 2 बॉन्ड बनाया, और इसने क्या किया, इसने एक हाइड्रोजन यहाँ रख लिया, एक दो, हाँ तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ रख लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ रख लिया। तो हम पहले देख रहे थे कि यहाँ पे अगर आप देखें 2 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को, एल्केन में जाके देखें तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए, बिकॉज उसने अपना एक बॉन्ड आपस में बॉन्ड करके पूरा कर लिया। और हाउ मैं इवन ए लेवल्स के अंदर आपको इतना टाइम, मतलब इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ें आती हों। इवन ओ लेवल्स के अंदर भी आगे जाके ग्रिप बन जाएगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, द ग्रिप it will automatically you guys will be able to solve such stuff. But the thing is कि if अगर आप यहाँ पे अगर आपने कोई भी एलिमेंट को पूरा करना है ना, इसके इसे किसी भी चीज़ कार्बन के बॉन्ड पूरे करने, तो आप देखें कार्बन के अभी कितने बॉन्ड है, 1 2। तो मैं अगर हाइड्रोजन लगाने कितने हाइड्रोजन लगाऊँ, 4 बॉन्ड होने चाहिए बस, टोटल दिमाग में रखें कि 4 होने चाहिए। तो 1 2 पूरे हुए हैं, 1 2 और लगा दिए। इसी तरह यहाँ पे अभी इसके पास भी 2 पूरे हुए हैं, तो इसने एक यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, 4 पूरे हो गए। सो ये दोनों कार्बन सेटिस्फाई हैं, हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन वाला, जिसको मैं क्या बोलूँगा, इथीन, क्या बोलूँगा, इथीन। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कार्बन वाला। अब मैं 3 कार्बन वाला आपको बना के दिखाता हूँ। तो 3 कार्बन वाले में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये बात याद रखें कि ओ लेवल के अंदर एक डबल बॉन्ड वाले ही चेन्स आपको मिलेंगे। मतलब अगर आप 4 भी अगर मैं बना दूँ, ठीक है, मैं अगर 4 भी बना दूँ, सी 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 सी, तो इसके अंदर डबल बॉन्ड सिर्फ कहीं एक ही होगा, या तो इन दोनों के दरमियान होगा, या इन दोनों के दरमियान होगा, या इन दोनों के दरमियान। 2 वाले आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी नेमिंग फिर आप ओ लेवल के स्कोप से बाहर निकल जाती है। तो 2 डबल बॉन्ड वाले में आपको नहीं मिलेंगे, आपको जो भी मिलेंगे वो 1 डबल बॉन्ड वाले। तो इसमें देखो कार्बन का डबल बॉन्ड कहाँ लग सकता है, या तो यहाँ लग सकता है, या फिर क्या लग सकता, कहाँ लग सकता है, ये यहाँ लग सकता है। तो ये आपकी मर्जी है, आपने इस वाले कार्बन के साथ लगाना है, उस वाले कार्बन के साथ लगाए, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू या ऑन द एग्जामिनर जहाँ लगा के दे दे वहाँ लग गया बस, ठीक है। अगर वो नहीं बताता कहाँ लगा हुआ है तो आप क्या करें, क्योंकि यहाँ पे जर्नल नेमिंग होगी इथीन वगैरह, यहाँ पे ये नहीं बताया जाएगा, क्योंकि दिस नेमिंग इज़ नॉट मतलब एडवांस्ड नेमिंग में क्या होगा कि मैं ये कहूँगा कि थी एथ एडवांस नेमिंग में ये होगा कि यार मैं कहूँगा Eth1 इन है कि ये, क्यों अब इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर नंबर को लिखने की ज़रूरत ज़्यादा इसके अंदर है, क्योंकि यहाँ पे क्यों होगा, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो मैं कहूँगा कि यार ये क्या है, ये ब्यूट 2 इन है, क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रहा है कि दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इस तरह अगर देखो मैं 4 वाली दोबारा बनाऊँ और यहाँ पर लगा दूँ डबल बॉन्ड, तो ये क्या होगी, ये ब्यूट 1 इन होगी, ठीक है। तो दिस थिंग इज़ इन ए लेवल्स नॉट इन ओ लेवल्स। तो अब मैं द पर्पज़ ऑफ टेलिंग इज़ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले कार्बन के साथ ही लगेगा, उसके अलावा नहीं लगेगा, ठीक है। सो उसके बाद ये एथीन हो गई, ठीक है। इसके पास अब इसके साथ आपने अगर बॉन्ड पूरे करने हैं तो आप सिंपल से क्या करें, का इसके साथ यहाँ पे अब देखो बॉन्ड पूरे करने कैसे करेंगे, ये कार्बन को उठाओ, कार्बन के पास अगर मैं देखूंगा कि कितने बॉन्ड है, अभी एक बॉन्ड है, ये वाला एक बॉन्ड है, तो इसको 4 और चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन ला के जोड़ दो। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को, ये कार्बन इंटरेस्टिंग है, इसके पास कितने बॉन्ड है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 बॉन्ड है, इसको कितने चाहिए, एक और चाहिए, ठीक है। इसी तरह अब आप इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, एक ये है और एक ये है, तो इसको कितने चाहिए, 2 और चाहिए। ये स्ट्रक्चर बन गया मेरा। क्या स्ट्रक्चर बना, इसको थोड़ा सा नीट करके अगर मैं बना दूं तो स्ट्रक्चर बन गया कार्बन 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 कार्बन, सॉरी जस्ट 3 कार्बन हियर। सो यहाँ पे ये आ गया, और आपने किया यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। तो आपने कहा कि यार इसके साथ 3 कार्बन आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे, सॉरी इसके साथ 1 हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी अब आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं कार्बन गिन के, आपको क्या इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C3H का गिन लो, 1 2 3 4 5 6 8 6, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह 3 वाले अगर मैं 4 कार्बन लगा दूं तो 4 कार्बन का आप लोग कंप्लीट करें। 4 कार्बन के लिए आप ये चीज़ याद रखें कि डबल बॉन्ड या इधर हो सकता है, या इधर हो सकता है, या इधर हो सकता है, कहीं भी एक जगह लगा के करना है, 2 जगह पर डबल बॉन्ड नहीं लगाना। तो यहाँ पर लगा के पहले कर लें, और उसके बाद फिर यहाँ पे लगा के कर लें। एक चीज़ याद रखना कि फार्मूला कभी चेंज नहीं होगा, इन दोनों, इसमें भी उतने हाइड्रोजन होंगे जितने इसमें होंगे, दोनों का हाइड्रोजन नंबर सेम रहेगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्कीन्स, ठीक है। डबल बॉन्ड जहाँ मर्जी प्लेस हो जाए। सो अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनरल फार्मूला की, इंपॉर्टेंट थिंग जनरल फार्मूला,
ठीक है, तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होगा? एल्कीन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n। ठीक है, बहुत सिंपल है, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि अगर C का नंबर 8 है तो H कितने होंगे उसके पास? 8 2 टाइम्स 16। अगर एल्केन होता, यही एल्केन होता, तो C अगर 8 होते तो H कितने होते? 2 टाइम्स 16 प्लस 2 18, तो C8H18। लेकिन एल्कीन के अंदर क्या होता? C8H16। तो यहाँ पे अब आप बाकी फिल कर सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा? इसका जनरल फार्मूला आप लिख सकते हैं CnH, मैं थोड़ा सा क्लीन करके लिख देता हूँ, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, CnH2n। और इसके अंदर आप बाकी इसके मेंबर्स भी लिख सकते हैं। जस्ट वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि मिथीन एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो मैं लिख देता हूँ मिथीन एग्जिस्ट नहीं करेगी, एथीन एग्जिस्ट करेगी बिल्कुल, प्रोपीन भी एग्जिस्ट करेगी, ब्यूटीन भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। इनके बारे में मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि यार इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस 1 OH। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 1 OH। तो अगर आप बेसिकली OH ऐसे नहीं है कि O भी आके लगाए और हाइड्रोजन सेपरेट सेपरेट लगाए। मैं अगर आपको इसको छोटा सा चलें बता देता हूँ। अगर आप देखें अल्कोहल्स को, ठीक है, अल्कोहल्स, बाकी मैं जब इनकी डिटेल में जाऊंगा ना तो इनको बता दूंगा। यहाँ पे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को तो भी नेम भी करना नहीं बताऊंगा। एस्टर को अभी आप भूल जाएं, एस्टर को सिर्फ अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड तक समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है। अल्कोहल का क्या होगा? इवन कार्बोक्सिलिक एसिड गेट्स लिटिल टफ। तो अल्कोहल को मैं बता देता हूँ कि अल्कोहल अगर आप पहली बार पढ़ें तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, एल्केन और एल्कीन पे अपना हाथ थोड़ा सा बिठा लें कि एल्केन एल्कीन को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, कैसे कार्बन हाइड्रोजन के नंबर निकाले जाते हैं, कैसे इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं, दैट्स इट। उसके बाद एल्कोहल्स, अगर एल्कोहल्स में भी थोड़ा सा जाना है तो एल्कोहल में बेसिकली हमने देखा है कि क्या H2n प्लस 1 OH। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर देखो कि नो डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड हो सकता है, दैट इज नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स इन मोस्ट केसेस। लेकिन बिल्कुल डबल बॉन्ड पाया जा सकता है। वी डोंट केयर अबाउट डबल बॉन्ड एनी मोर, हम इस चीज़ के बारे में केयर करते हैं, OH के बारे में। अब अगर OH आ गया है तो एक चीज़ याद रखें, OH आ गया तो एल्कोहल बन जाएगा किसी भी। अब ये डेरिवेटिव है, देखिए मैंने आपको दोबारा बताया कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन सिर्फ नहीं है, इसमें OH भी आ गया है। इवन दो OH के पास भी H है लेकिन उसके पास O भी है, तो वो कार्बन हाइड्रोजन में नहीं है, तो इसलिए डेरिवेटिव है। तो देखो मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ, मैं 2 कार्बन वाला बना के दिखाता हूँ। तो 2 कार्बन वाला एल्कोहल बनाते हैं। तो अब आप एक चीज़ देख लें कि कार्बन के साथ आपने देखो OH लिखा तो H के बाद हुआ है, लेकिन OH ने आना इन दोनों में से किसी एक कार्बन के साथ है। तो जिसके साथ आपका दिल करता है OH को लगा दें, इसके साथ OH लगेगा। एक चीज़ और याद रखें, OH एज अ ग्रुप आता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि OH जो है वो सिंगल एंटिटी है। यहाँ पे आप लिख लें OH इज़ अ सिंगल एंटिटी। ये जब लगेगा तो ये मतलब OH कंप्लीट आके लगेगा, ये नहीं कि O यहाँ पे आपने लगा दिया, H यहाँ पे लगा दिया, आपने कहा जी OH लग गया, नहीं। OH ने जब लगना है तो OH ने इकट्ठे लगना है, वो बेशक इस कार्बन के साथ लगे बेशक इस कार्बन के साथ। सिंगल एंटिटी कॉल्ड हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन, इन दोनों में से आप कोई भी नाम अगर इनको दे देंगे तो सही है। हाइड्रोक्सिल आयन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम आप इसको दे दें, इट वर्क्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, OH आके लग गया, OH के ऊपर एक माइनस चार्ज भी होता है, सो OH आके लग गया। अब बाकी क्या बचा? इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड पूरे करने थे? इसने हाइड्रोजन 4, अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 1 2, तो इसने 2 हाइड्रोजन ले लिए। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 1, तो इसने 3 हाइड्रोजन ले लिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो इट इज़ 5, और साथ क्या लगा हुआ है? OH। तो एल्कोहल बहुत सिंपल है, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसी तरह 3 का आप बना लें, 3 का भी बहुत आसान होता है। 3 का अगर, अब 3 के अंदर एक कन्फ्यूजन है क्या? OH कहाँ लगाएंगे? कहीं भी लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं OH। बाकी आपने क्या करना है? बाकी आपने हाइड्रोजन से फिल करना है। तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 1 2 3, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन लगेगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इसके पास कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 हाइड्रोजन लगेंगे। सो दैट्स वेरी बेसिक, ठीक है। अब इनके अगर आपने नेमिंग करनी है तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा, आपने ये देखना है कार्बन टू कार्बन के सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, क्योंकि मैंने कहा कि नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन इन मोस्ट केसेस। तो मोस्ट केस में आपको डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा, डबल बॉन्ड मिल भी सकता है, नॉट सेइंग कि कंप्लीटली नहीं मिलेगा। अल्कोहल में होता है डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि अब इसको अगर आपने नेम करना है तो आप देखेंगे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड है। तो किस फैमिली का है? एन फैमिली का कि इन फैमिली का? एन फैमिली का। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है तो इसके साथ एथ लगेगा। एन फैमिली का है तो एन लगेगा। अब ई नहीं आएगा आगे,
ठीक है, अभी नहीं आएगा, अब आएगा ऑल, क्योंकि अल्कोहल ने भी तो अपना कुछ ना कुछ दिखाना है ना, जैसे एल्केन ने दिखा दिया, एल्कीन ने दिखाया, तो अल्कोहल कहता है यार मेरा भी एंड वाला ऑल ले लो, कहता है कि एथेनॉल, तो यहाँ पे हमने एथेनॉल लिख दिया। ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा एथेनॉल, अल्कोहल पैड्स जो मिलते हैं यूजुअली उसके अंदर एथेनॉल होती है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 कार्बन है, तो इसको कैसे नेम करें, 3 कार्बन वाले को हम क्या बोलेंगे, प्रोप। सिंगल, सारे कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, यस, तो हम लिखेंगे आगे एन, लेकिन पूरा एन नहीं लिखेंगे, ई छोड़ देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे कि यार OH लगा हुआ है, यस, तो क्या लिख देंगे, प्रोपेनॉल। इस OH की जगह H लगा होता तो हम क्या लिखते, इस OH की जगह H होता है ऐसे, C, इस OH की जगह यहाँ पे H होता, OH नहीं होता, तो हम क्या लिखते, हमने ऊपर लिखा है प्रोप एन, वाई, क्योंकि नंबर 1 थिंग, सारे कार्बन का भी सिंगल बॉन्ड है, तो एन ने तो आना ही था। आगे ई भी आ गया, ऑल इसलिए नहीं आया क्योंकि OH की कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ इसके साथ। ठीक हो गया, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। अल्कोहल के बारे में आपने इतना सा याद रखना है कि अल्कोहल में क्या होता है, CnH2n+1OH, ये इसका ग्रुप है। इसके नाम में मैंने आपको लिख देता हूँ। सो इसका ऑब्वियसली मेथनॉल एग्जिस्ट करता है, एथेनॉल भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, प्रोपेनॉल भी एग्जिस्ट करता है। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि मेथनॉल को बना के देखना है आपने कि मेथनॉल कैसे बनेगा, ठीक है, और ब्यूटेनॉल, और फिर कमेंट्स में बेशक बता दें। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या होगा। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला अगर हम देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला, सो इसका ना भी CnH2n+1 बट यू गोना हैव COOH। अब ये देखने से ऐसे लगता है कि यार ये क्या बात कर रहे हो, COOH कहाँ, ये क्या है, मतलब कहाँ से आ गया ये, तो हम कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, CnH2n+1 COOH को भी देख लेते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने ये देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला हमने देखा है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में एक खास बात है कि इसके अंदर मोस्टली कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होंगे, बट डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ग्रुप आ जाता है। जैसा वहाँ पे OH का ग्रुप आया था, यहाँ के अंदर कौन सा ग्रुप आएगा, COOH का ग्रुप, ये एज इट इज़ आता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप लिख लें COOH इज अ सिंगल आइडेंटिटी, ठीक है, जिसको हम एसिड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के साथ ये लग जाएगा तो वो एसिड बन जाएगा। देखें, बना के देख लेते हैं, 3 कार्बन है, इसके साथ मैं कहीं पे भी किसी भी कार्बन के साथ ये पूरा ला के जोड़ दूँ, कुह, ठीक है, इसको कुह ग्रुप भी बोलते हैं, पूरा ला के जोड़ दूँ, इसके साथ यहाँ ला के जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये हमें मैं ये भी बताऊंगा इसके अंदर बॉन्ड्स क्या होते हैं इन अपकमिंग सेशंस, जब कार्बोक्सिलिक एसिड वीडियो बनेगी ये भी बताऊंगा इसके अंदर बॉन्ड्स क्या होते हैं, बट राइट नाउ आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट डिटेल। बस ये याद रखें कि किसी भी का साथ कुह आके लग सकता है। बाकी आप इसके साथ हाइड्रोजन पूरे कर दें, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब ये कू ग्रुप किसी और के साथ भी लग सकता था, कैसे, अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ C 4 कार्बन, मैं यहाँ पे भी कू लगा सकता हूँ। बॉन्ड किसके साथ करना है इसने, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड करना है, ऑक्सीजन के साथ नहीं करना। इस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन, बाकी आपने हाइड्रोजन पूरे करने हैं बस। अनदर क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार इसके अंदर 2 कोह ग्रुप लग सकते हैं, नॉट इन योर सिलेबस, एक कोह ग्रुप लगेगा वहाँ पे। अच्छा, अल्कोहल में भी एक अल्कोहल ही लगेगा, 2 नहीं लगेंगे, ठीक है। अब इनको नेम कैसे करते हैं, तो नेम करना भी बहुत आसान है। एक कार्बन, अगर एक कार्बन वाला होगा तो हम उसको कैसे नेम करेंगे, मेथ। अगेन आपने ये देखना है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो उसके अंदर हम देखो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकते, लेकिन इन आवर केसेस सिंगल बॉन्ड थे। हम लिखेंगे मेथेनोइक एसिड। अब ये थोड़ा सा है कि बाकियों के तो ये समझ आ जाती है ना, इसकी ईन है, इसका एन है, इसका ऑल है। कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको याद करना पड़ेगा कि इसका जो सफिक्स लगेगा वो ओइक होता है, ठीक है, मेथेनोइक एसिड। इसी तरह दूसरा का देखेंगे तो एथेन ओइक एसिड लगा दें आगे, ठीक है। इसी तरह प्रॉप का देखें तो प्रॉप एन, अब अल्कोहल होता तो ऑल लगा देते, एसिड है तो हम क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, क्यों, क्योंकि इसके पास कू ग्रुप लगा हुआ है। और इसके बाद ब्यूट एन ओइक एसिड, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको होमोलोगस सीरीज, यहाँ तक ये क्लियर होगी। होमोलोगस सीरीज में क्या हो रहा है वो आपको क्लियर होगा, और उसके मेंबर्स कौन से होते हैं। एस्टर की डिटेल में अभी नहीं जा रहा, एस्टर की डिटेल हम बाद में देखेंगे, जब हम उसके ऊपर वीडियो करेंगे उसके ऊपर पूरी डिटेल आएगी। अच्छा, एक चीज़ आप ट्रेंड्स को देख लें, ये आपने याद करना है, ठीक है। तो
ट्रेंड्स इन होमोलोगस सीरीज। तो ट्रेंड्स को आपने याद करना है, ये आपको पूछता है। वो कहता है कि होमोलोगस सीरीज का अगर मैं नीचे जाऊँ, मतलब अगर मैं कि ऊपर से लेके नीचे तक, ये तो 4 है ना, मैं नीचे तक जा सकता हूँ, सी इन्फिनिट तक जा सकता हूँ, ठीक है। तो कहता है कि अगर मैं नीचे जाऊँ तो क्या क्या ट्रेंड्स मुझे देखने को मिलते हैं कंपाउंड्स के अंदर, मतलब मिथेन के बाद इथेन कैसी होगी, प्रोपेन कैसी होगी। तो जनरल ट्रेंड आपने याद रखना है। तो जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज करता है, मतलब आप नीचे की तरफ जाते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डाउन द ग्रुप। अब मैं पीरियोडिक टेबल वाले ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं मिथेन वाले कॉलम वाले ग्रुप की, मतलब यहाँ पे मैंने मिथेन लिखा, एन एल्कीन लिखा था ना, तो उसके ग्रुप के नीचे बात कर रहा हूँ। और ये जर्नलाइज्ड है, सबके लिए है, सिर्फ एल्कीन के लिए नहीं है। जितने भी ऊपर मैंने मेंबर्स लिखे हुए उन सब के अगर आप नीचे चले जाओगे तो यही फॉलो होगा हर एक के साथ। क्या फॉलो होगा? नंबर 1, आपका मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, मतलब जो मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा किससे? ब्यूटेन के, क्योंकि नीचे जा रहे हो तो बढ़ जाएगा। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ट्रेंड्स आपने याद रखने हैं। तीसरा, वॉलेटिलिटी को क्या होगा? वॉलेटिलिटी क्या होती है? वॉलेटिलिटी होती है कितनी जल्दी किसी चीज़ को आग लगती है। मतलब वॉलेटिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट अ बॉडी पोजेसेस व्हिच डिपिक्ट्स हाउ फास्ट इट्स गोना कैच फायर, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस, तो जितनी लंबी चेन होगी उतना कम वॉलेटाइल होगी, उतनी वो कम जल्दी आग पकड़ेगी, ठीक है। और सिर्फ उसके बाद डेंसिटी की बात करते हैं। जितना आप नीचे चले जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। डेंसिटी, कोई भी वो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? ज़्यादा डेंस हो जाएंगे। जैसे हम अगर आप मीथेन की बात करें तो वो कम डेंस है किससे? ब्यूटेन से, वेरी ऑब्वियस। अच्छा, और एक और प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, ये वो आपसे पूछ भी सकता है कि विस्कोसिटी के बारे में क्या होगा। तो विस्कोसिटी मैं एक तो बात बता देता हूँ, विस्कोसिटी होती क्या है, लिख देता हूँ। तो बेसिकली वॉलेटिलिटी क्या है? वॉलेटिलिटी है एबिलिटी टू कैच फायर, ठीक है। और विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी होती है, कभी आपने देखा है वो, कभी आपने पेट्रोल एक्चुअल में देखा है, या फिर कभी आपने वो देखा है, ग्रीस देखी है? ग्रीस, ग्रीस इज अ लॉट विस्कस। विस्कस का मतलब होता है, ग्रीस इज विस्कोसिटी जो है वो किसी, अगर किसी भी चीज़ की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो ना, तो वो चीज़ ट्रैवल कम करती है, मतलब फ्लो कम करती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, सो इट इज़ बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। सो विस्कोसिटी क्या चीज़ है, so, इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि विस्कोसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। सी के मैंने ये किस कलर से लिखा, ऑफ कॉटन, आई डोंट नो, आई थिंक इससे। सो प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, resistance to flow, viscosity is just the resistance to flow, not property. So resistance to flow, मतलब अगर किसी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा विस्कस है तो वो फ्लो ज़्यादा रेजिस्ट करेगी, मतलब उसका मतलब ये है कि वो आसानी से फ्लो नहीं करेगा। ग्रीस का डब्बा उल्टा करते बहुत देर बाद नीचे आएगी, मतलब वो इतनी ज़्यादा विस्कस है कि वो फ्लो नहीं कर रही है आराम से। पानी बहुत उसके लिहाज में बहुत विस्कस, बहुत कम विस्कस होगा, पानी फॉर नीचे आ जाएगा, बट अगेन रिलेटिव टर्म में बात कर रहा हूँ। तो इसी इसका मतलब ये कि अगर मैं मीथेन को गिराऊंगा तो मीथेन जो है लिक्विड फॉर्म में, तो वो मीथेन जो है वो जल्दी गिर जाएगी इन रिलेशन टू ब्यूटेन। ब्यूटेन ज़्यादा विस्कस है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखनी है। बाकी ये इसके फिजिकल ट्रेंड्स हैं, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये होमोलोगस सीरीज़ के फिजिकल ट्रेंड्स हैं। आई होप कि ये इस वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जनरल बात की है, बहुत बेसिक लेवल पे समझाया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जस्ट पूरा रिकैप। यू गाइस कैन वॉच द वीडियो अगेन, कहीं पे पॉज करके देखना है पॉज करके देख लो। मैंने जर्नल स्ट्रक्चर भी बना के दिखाए हैं, कॉमन नेमिंग भी बता दी है कि कैसे करनी है, और उसके अलावा हाइड्रोकार्बन सीरीज़ यहाँ पे होमोलोगस सीरीज़ पड़ी हुई है। और होमोलोगस सीरीज़ के जो ट्रेंड्स हैं वो मैंने एंड पे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये ट्रेंड्स आपको आने चाहिए, दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन ऐसे आता है कि विस्कोसिटी का ट्रेंड बताएं डाउन द ग्रुप। अब वो ये भी बोल सकता है, यू नीड टू फोकस, ये भी कह सकता है अप द ग्रुप जा रहा हूँ, अब बताएं ट्रेंड क्या होगा, तो विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो यहाँ तक इट मेक सेंस, इट इज़ क्लियर टू you guys. The next video we're gonna have is gonna be on alkanes, the reactions of alkanes, and the behavior of alkanes, how alkanes behave, and a little more depth of alkanes.